गुड इवनिंग। आज फिजिक्स में एटम चैप्टर 12 से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर मॉडल के अनुसार 11वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। बोर मॉडल के अनुसार आपको हम इसके पहले लेक्चर में बताया था 11वीं कक्षा में त्रिज्या, 11वीं कक्षा में वेग, 11वीं कक्षा में आवर्तकाल आवृत्ति। आज का जो टॉपिक है बोर मॉडल के अनुसार 11वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, या कि ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होते हैं, ये प्रूव करना हो। ठीक है ना। तो बोर मॉडल के अनुसार 11वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, बोर मॉडल के अनुसार 11वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। बोर मॉडल के अनुसार 11वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इसको जानने के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए बोर का अभिग्रहित क्या है ना। तो बोर का एक क्वांटम प्रतिबंध है। बोर का ये अभिग्रहित है, इसको हमने पीछे बताया है, लेकिन जिसकी आज ज़रूरत पड़ेगी वो हम बताने वाले हैं। बोर का एक क्वांटम प्रतिबंध है और वो क्वांटम प्रतिबंध L बराबर होता है NH/2π। और एक लास्ट में ये है कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में किसी ऑर्बिट में घूमता है तो उसके लिए अब केंद्र बल की ज़रूरत पड़ती है, और जिस अब केंद्र बल की ज़रूरत पड़ती है वो नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले विद्युत बल से प्राप्त होता है। यानी ये फार्मूला की ज़रूरत है, mv²/r = 1/4π Q1 Q2/r²। और यहाँ पर Q1 का मीन्स हम ले लेंगे नाभिक का आवेश, Q2 का मीन्स ले लेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है ना। Q1 किसका आवेश? नाभिक का, और Q2 किसका आवेश? इलेक्ट्रॉन का। तो इस फार्मूला की हेल्प लेना पड़ेगा। और कुल ऊर्जा लाना है तो पहले आप गतिज ऊर्जा ला लेंगे, फिर स्थितिज ऊर्जा ला लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है ना। और फिर प्रथम कक्षा में ऊर्जा का मान कितना होगा, द्वितीय में कितना होगा, तृतीय में कितना होगा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान 1 लिख देंगे, है ना। एक हम जनरल फार्मूला लाएंगे और लास्ट में हम ये दिखाएंगे कि जो 11वीं कक्षा की ऊर्जा होती है 1/n², यानी कक्ष क्रमांक के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना। और ये बताएगा कि जैसे जैसे आवृत्ति कक्ष क्रमांक बढ़ता जाएगा ऊर्जा बढ़ती जाएगी, है ना। बढ़ता जाएगा तो ऊर्जा बढ़ती जाएगी। माइनस चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। तो ये आज हमको ये सिद्ध करना है, ये वाला मेन पॉइंट। ठीक है ना। तो देखिएगा, मानकर चलते हैं कि ये है 11वीं कक्षा और इसकी जो त्रिज्या है वो हम R मान ले रहे हैं, और नाभिक का जो आवेश है वो क्या ले लेते हैं? Z। और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन, और उसका आवेश है -e, द्रव्यमान है m, और वो भी वेग से क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक है ना। मानकर चलते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है जिसमें आवेश -e है, द्रव्यमान m है, वह r त्रिज्या के 11वीं कक्षा में भी वेग से नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है या वृत्ति गति कर रहा है। नाभिक का आवेश क्या है? Ze है। तो जब ये घूमेगा तो उसको कौन से बल की जरूरत पड़ेगी? अभिकेंद्र बल। और जिस अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ेगी वो कौन प्रदान करेगा? नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर जो लगेगा बल, वह बल वो अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हमको शुरुआत करना पड़ेगा। मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान m तथा आवेश -e है।
वह नाभिक के चारों ओर 8 त्रिज्या के यानवी कक्षा में भी वेग से घूम रहा है। नाभिक का आवेश Ze है। तो वृत्तिगत के लिए अभिकेंद्र बल बराबर नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत आकर्षण बल। केंद्र बल बराबर नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत आकर्षण बल। तो अब केंद्र बल mv²/r और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze गुणे E/r²। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो mv² इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze²/r। ये हो गया। ध्यान देना, अब केंद्र बराबर नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, और वो भी विद्युत बल, विद्युत आकर्षण बल कूलॉम के नियम से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों साइड में 1/2 का गुणा कर देते हैं, तो 1/2 mv², 1/2 का गुणा करेंगे तो ये 1/2 mv² हो जाए तो गतिज ऊर्जा बोलने लगेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze²/2r। और ये जाके क्या बन गया, गतिज ऊर्जा क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze²/2r। ये समीकरण नंबर 1। तो ये जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण कर रहा होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा का ये सूत्र मिल गया। इसका फार्मूला है ये गतिज ऊर्जा का। तो ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला मिल गया। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब परिभ्रमण कर रहा है तो गतिज ऊर्जा का ये है फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा निकाल देते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा ये गतिज ऊर्जा है तथा विद्युत स्थितिज ऊर्जा देखना क्या होगी। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये फार्मूला होता है Q1 Q2/r, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r। अब यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 माने नाभिक का आवेश, Q2 मीन्स इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे r। आप कहोगे सर उसमें माइनस नहीं लिखे थे, इसमें लिख दिए, वो बल था, तो बल में आवेश का परिमाण लिखा जाता है सदिश राशि के कारण, और ये जो है ऊर्जा है, और ऊर्जा अदिश राशि तो उसमें चिन्ह सहित लिखते हैं, ध्यान रखना। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze²/r। ये हो गया स्थितिज ऊर्जा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा होता है तो उसकी ये क्या है, गतिज ऊर्जा है। ये क्या है, गतिज ऊर्जा, और ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा। ये है गतिज ऊर्जा, ये है स्थितिज ऊर्जा। अब क्या करते हैं देखना, तो
इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मतलब कुल ऊर्जा से है ना। तब इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E बराबर K प्लस U, के हाफ 2R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपान R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम क्या कर सकते हैं, ZE स्क्वायर अपान, तो ये 1/2 माइनस 1। अब ये 1/2 में 1 माइनस करेंगे तो हाफ में 1 माइनस तो माइनस हाफ, तो ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपान 2R। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 3 है, यहीं पर सब कुछ समझ लो। ये है E का मान, ये E का मान है, और ये U का मान है, और ये K का मान है। ठीक है, ये है K और ये है U। आप देख रहे हैं, और ये कुल ऊर्जा है। तो ये आपको बता दें कि जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के बराबर है, पर अंतर किसका है, माइनस का, यानी K बराबर माइनस E, K बराबर माइनस E। और U जो है वो E का दुगुना है, यानी U बराबर -2E है। U बराबर -2E है, सॉरी, U बराबर 2E है और K बराबर -E है। क्या कहा हमने, देखो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है माइनस के साथ, यानी सीधे सीधे कह सकते हैं K बराबर -E, K बराबर -E, और U बराबर 2E हो जाएगा। इसमें 2 का इंटू करेंगे तब U आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी हम यहाँ कुछ लिखना चाहते हैं, देखना अभी यहाँ पर हम रुके हुए हैं, पर यहीं से थोड़ा सा ये समीकरण 1, 2 व 3 से ये पता चल रहा है कि K जो बराबर है वो -E है और U बराबर जो है वो 2E है। इस बात को ध्यान रखना जरूर, K बराबर -E अब U बराबर 2E। ठीक है ना जी। अभी हम R क्या है, ये 9वीं कक्षा की त्रिज्या, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये जो है फार्मूला आया किसका, ऊर्जा का। अब यहाँ देखिए, किंतु हम जानते हैं नवीं कक्षा की त्रिज्या R बराबर एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर पाई M ZE स्क्वायर। ये हम जानते हैं 9वीं कक्षा की त्रिज्या का ये फार्मूला होता है। अब R का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, R का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, E बराबर -4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपान 2 और R का मान एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर अपान पाई M ZE स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम ऊपर भेज देते हैं, ये माइनस तो रहेगा ही, तो E बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पाई ऊपर गया, पाई M
ठीक है, जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर इसी को हाइड्रोजन के लिए लगा दें तो ई बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई m ई की पावर 4 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, जेड बराबर 1 हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है, इस फार्मूला को अब हम यदि चाहें तो, ध्यान देना, ये रहा समीकरण नंबर 4। यहाँ पर पाई m ई एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर ये सब के सब कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट, कॉमन नहीं मतलब कांस्टेंट रहेंगे। ये कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो सब को छोड़ दिया जाए तो ई प्रोपोर्शनल -1/n स्क्वायर, ये यहाँ से पता चला। और एनवीं कक्षा है तो लीजिए ई एन कर दिया, ठीक है ना। और इसी फार्मूला को एक और कुछ लिखा जा सकता है, एक रिडवर्ग कांस्टेंट के पदों में। क्या लिखा जाएगा? रिडवर्ग कांस्टेंट। हाल फिलहाल आप पहले फिर से सुनना। सबसे पहले हमने क्या किया, अब केंद्र बल बराबर विद्युत आकर्षण बल लगा दिया और गतिज ऊर्जा का मान आ गया। गतिज ऊर्जा का मान आने के बाद स्थितिज ऊर्जा का मान लाया, दोनों को जोड़ दिया तो कुल ऊर्जा। और कुल ऊर्जा में हमने वो समीकरण में आर का पद था तो आर 11वीं कक्षा की त्रिज्या का सूत्र लगा के वो मान रख दिया। हम यहाँ तक पहुँच गए। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 11वीं कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो कक्ष क्रमांक के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब माइनस चिन्ह ये बताता है कि जैसे जैसे कक्ष बढ़ता जाएगा तो ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। जबकि नीचे है तो व्युत्क्रमानुपाती न है, लेकिन माइनस चिन्ह ये बताता है कि कक्ष क्रमांक बढ़ने से ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। ठीक है ना। अब हम समीकरण 4 की हेल्प से कुछ और करने का प्रयास करेंगे, उसको देखना। समीकरण 4 को मिटाना नहीं, पुनः समीकरण 4 से ये बताओ, यदि हम इसको 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो 2 एप्सिलॉन नॉट है, इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाना चाहें। ध्यान देना क्या कह रहे हैं, ये है 2 एप्सिलॉन नॉट और ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको भी यदि हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करना चाहें तो 2 पाई की ज़रूरत है। अभी 2 पाई की, ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सिर्फ है 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको भी हम इसके जैसे बनाना चाहते हैं तो 2 पाई का इसमें इंटू करेंगे तो ऊपर भी इंटू हो जाएगा। समझ रहे हैं। इसको हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाना चाहते हैं तो देखना E = -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये पाई m e की पावर 4 अपान ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने 2 पाई का इंटू कर दिया, 2 पाई का इंटू तो n स्क्वायर h स्क्वायर और ये 2 पाई का इंटू हो गया है। 2 पाई का ऊपर इंटू किया, नीचे भी किया, 2 पाई का इंटू किया, नीचे भी इंटू किया, तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और ये इसमें पाई तो पहले से है, ये पाई तो एक पहले से है। ठीक है ना। जेड तो था ही नहीं, सारी पाई m e की पावर 4, पाई m e की पावर 4 और ये 2 पाई के ऊपर नीचे इंटू। तो ये क्या बन गया देखना। हम कहना क्या चाहते हैं अभी समझोगे।
-1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 बार हो गया ये मिला के। और ये पाई m, पाई स्क्वायर कर दो 2 कर दो, 2 पाई स्क्वायर m e⁴ n² h²। ठीक है, अब होगा क्या इसमें होता क्या है, यह साइड में देखना, 2 पाई स्क्वायर m e⁴/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH³। इसको बोलते हैं रिडबर्ग नीतांक। रिडबर्ग नीतांक। यदि हमारे इस पूरे डेरिवेशन में यदि कहीं ये पद दिख जाए तो उसको हम R लिख सकते हैं। बात को समझना, बाद में बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं, याद कर लेते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते। हमने क्या किया है, ये समीकरण जो 4 था इसमें 2 एप्सिलॉन नॉट था, तो इसको हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाने का प्रयास किया, तो 2 पाई का इसमें इंटू किया तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। पर 2 पाई का जब इसमें इंटू करेंगे तो इधर भी होगा, इसीलिए तो यहाँ भी कर दिया ये 4 पाई, ये इससे मिला दिए 2 पाई स्क्वायर m e⁴ और ये n² h², इसको इसके साथ मिला दिए। हम ये कह रहे हैं कि 2 पाई स्क्वायर m e⁴/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH³ बराबर R होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सब तो ठीक है, पर इसमें CH³ तो नहीं है। CH और पद तो है पर CH³ नहीं है। H² भी है पर होना चाहिए H³ और CH भी होना चाहिए। ध्यान देना, यहाँ हमको किसकी जरूरत है, CH³ की। किसकी जरूरत है, CH³। तो एक ठो H और एक ठो C का इंटू इसमें कर दे तो इधर भी करना पड़ेगा। तो देखना अगले स्टेप में E बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e⁴/n² और CH³ और ये CH, मतलब CH का ऊपर भी इंटू कर दिया नीचे भी, तो ये CH³ बन गए ये CH। अब इतने को हम R लिखना चाहेंगे। किसको, 2 पाई m e⁴ है ना 4 CH³, यानी इतने को, ध्यान देना, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, रिडबर्ग नीतांक। क्या लिख सकते हैं इसको, रिडबर्ग नीतांक। और जब इसको लिख सकते हैं तो E बराबर, इतने को लिख दीजिए R, माइनस छोड़ के रहेगा, है ना, माइनस अलग से रहेगा, माइनस, और इतने को, है ना, माइनस भी छूटा रहेगा। अभी ऐसे कर दिए तो भले कर दिए, यहाँ लिखा हुआ है, तो ये माइनस, और इतने को माइनस को छोड़कर है R अब बटे n²। ये है 9वीं कक्षा की त्रिज्या, या सॉरी 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। R क्या है, रिडबर्ग नीतांक। C प्रकाश की चाल। H क्या है, 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। प्लांक नीतांक। ठीक है ना, 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का ये सूत्र।
अब इसका सब कुछ सॉल्व करने पर, इसका पूरे का सलूशन जो होता है वो होता है 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये आर का मान, ये आर का मान ये कहीं कहीं लिखा रहता है 0.9 इंटू 10⁻⁷, है ना, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, तो आर का मान इतना होता है। ठीक है, और सी का मान प्रकाश की चाल है, और एच जो है प्लांक नीतांक है। और यदि हम पहली कक्षा के लिए लाए हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा के लिए, तो एन का मान लिख सकते हैं। ठीक है ना, या मान लीजिए हम एन का ना लिखे, आर का मान इतना होता है, ये वाला। ठीक है ना, सी का मान कितना होता है, प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और एच का मान होता है ये। यदि हम सब रख दें तो प्रथम कक्षा के लिए हमको सब कुछ मालूम भी हो जाएगा। देखना इसको समीकरण नंबर 5, आर बराबर 1.1 × 10⁸ मीटर इनवर्स, सी का मान 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, एच का मान 6.6 × 10⁻⁴ जूल सेकंड। तो समीकरण 5 से सब मानों को रख दिया जाए, सभी मानों को रखेंगे तो देखिए क्या आएगा। सभी मानों को रख देंगे तो En बराबर -1.1 × 10⁻⁷, सी 3×10⁸, एच 6.6 × 10⁻⁴ बटे n स्क्वायर। इसको हल करेंगे 21.7 × 10⁻⁻19 बटे n स्क्वायर, और ये जूल, ये En बराबर इतना हो गया। ठीक है, या इसी को यदि हम वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहें तो यही क्या हो जाएगा, En बराबर -21.7 × 10⁻⁻19 बटे n स्क्वायर, 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n स्क्वायर। ये रहा 9वीं कक्षा में, ये है ना। तो प्रथम कक्षा n बराबर 1, तो E1 बराबर कितना हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द्वितीय कक्षा n बराबर 2, तो E2 बराबर -13.6 बटे 4। तो क्या हो जाएगा 4 × 12 और 4 चौको 16। ये n बराबर 3 ले लें तो E3 बराबर कितना हो जाएगा, -13.6 बटे 9। तो कितना हो जाएगा, 9 × 1 = 9, 4 46, 9 × 9 = 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ और आएगा, ठीक है ना, माइनस। इस प्रकार से आता रहेगा। यदि हम डैश डैश n बराबर इन्फिनिटी ले लें तो E इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हैं कि इनका जो अंतराल है वो बराबर नहीं है, इसलिए ये कहा जाता है कि ऊर्जा स्तर जो होते हैं वो क्वांटीकृत होते हैं या समदूरस्थ नहीं होते हैं। यहाँ देखिए E1 बराबर ये है, E2 बराबर ये है, E3 बराबर ये है, तो इनका जो अंतराल होता है वो बराबर नहीं है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि परमाणु के जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो समदूरस्थ नहीं होते हैं। स्पष्ट है कि
जैसे यहाँ बात को समझना, n बराबर 1 2 3 रखते गए तो ये ऊर्जा का मान बढ़ता गया। सोचिए n का मान बढ़ाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है और सबसे ज़्यादा कितना होता है? 0। कहें 0 सबसे ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि और तो सब माइनस में है, तो सबसे ज़्यादा कौन कहलाएगा? 0 ही कहलाएगा। ठीक है ना? स्पष्ट है कि परमाणु के ऊर्जा स्तर समदूरस्थ नहीं होते हैं, अर्थात विविक्त क्वांटीकृत होते हैं। बात को समझिएगा, बराबर बराबर दूरी पर नहीं है तो इसका मतलब ऊर्जा स्तर समदूरस्थ नहीं होते। तो होते क्या है? विविक्त क्या या क्वांटीकृत। तो परमाणु की ऊर्जा स्तर होते हैं यदि कहा जाएगा तो क्या कहोगे? विविक्त होते हैं या कि क्वांटीकृत। और यदि परमाणु की ऊर्जा स्तर नहीं होते हैं कहा जाए तो क्या नहीं होते हैं? समदूरस्थ। ध्यान देना ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, है ना? परमाणु की जो ऊर्जा स्तर है होते हैं तो विविक्त या क्वांटीकृत कह दो, और नहीं होते हैं तो समदूरस्थ नहीं होते हैं, क्योंकि समान दूरी पर नहीं आते, है ना? तो प्रथम कक्षा की त्रिज्या ये होता है, द्वितीय के लिए, तृतीय के लिए, चौथे के लिए तो बटे16, पाँचवें के लिए तो बटे25, 11वें के लिए तो बटे इन्फिनिटी के लिए तो बटे इन्फिनिटी, है ना? तो ये कहा गया। ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए दिखा भी दिया गया। ये जो सब कुछ है हाइड्रोजन परमाणु के लिए है, क्योंकि हमने z बराबर 1 लिया है। ठीक है ना? तो क्या हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम 11वीं कक्षा में ऊर्जा का फार्मूला यदि लाना है तो आप ये फार्मूला -RCH/n²। फाइनली आपने ये देखा कि En प्रोपोर्शनल -1/n² या En इक्वल टू -RCH/n² या En इक्वल टू 21.7 × 10⁻⁻19 जूल, या En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n। En प्रोपोर्शनल -1/n², ये भी सही है। En बराबर -RCH/n², ये भी सही है। En बराबर 21.7 × 10⁻⁻19 बटे n², ये छूट गया, ये भी सही है ना? जूल में हाइड्रोजन परमाणु के लिए, और ये भी सही है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये जूल में है, RCH के पदों में है, ये प्रोपोर्शनल लगा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस प्रकार के वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब लें, आगे चैनल को बढ़ाएं तो इस प्रकार नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू।